बी से वर्णमाला पढ़ाया था, ठीक है ना। और मैंने आपसे वर्णमाला में कहा भी था संद्रोही। पिछली क्लास में वर्णमाला पढ़ाते समय आपसे कहा था कि आप लोग अगर वर्णमाला अच्छे से समझोगे, ठीक है ना, तो फिर आपका वो काम किसमें आ जाएगा भाई, संधि में आ जाएगा। इसीलिए हमने वर्णमाला के जस्ट बाद क्या पढ़ाना शुरू कर दिया है, संधि, ठीक है। क्योंकि वर्णमाला में वर्णों का आप उत्पत्ति पढ़ते हो कि कौन सा वर्ण कैसे बना है, उसमें मात्राओं का प्रयोग कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप पढ़ते हो वर्णमाला में। जबकि मैंने आपको विस्तार से बताया है कि आ की मात्रा कहाँ पे लगाते हो, ऊ की मात्रा लगाते हो कहाँ पे, और क्यों इनको लगाते हो, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। कौन सा वर्ण कैसे बना होता है, व्यंजन कैसे बना होता है, स्वर कैसे बना होता है, ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको वर्णमाला में कराया है, ठीक है। तो अगर ये बातें सीख गए हो तो अब आगे आपको तोड़ना और जोड़ना करना है, ठीक है ना। संधि का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है ना, कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है ना। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, अर्थात समझौता करना। अर्थात क्या होता है, समझौता करना, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है भैया, अर्थ होता है किसका, संधि का। संधि का अर्थ होता है समझौता करना या जोड़ना, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको देसी भाषा में लेके चले, इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो वर्णों को जोड़ना, ठीक है ना, दो वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ना और जोड़ने के बाद एक नया वर्ण बन जाए, ठीक है ना। दो वर्णों को जोड़ना और नया वर्ण बनाना ही बच्चों क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे मान के चलो बच्चे, एक राजा है ए और एक राजा है कौन, बी, ठीक है ना। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। किसके लिए लड़ते रहते हैं, मान लो भाई कोई एक जगह है सी, इस जगह के लिए लड़ते रहते हैं। कभी इनसे झगड़ा हो गया, मतलब ये जीत गए, ए जीत गए, तो इसको कब्जा कर लिया इन्होंने, और कभी बी जीत गया तो ये पूरा कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। तो ये झगड़ा हमेशा चलता रहता है। तो इस झगड़े को शांत कराने के लिए क्या किया जाता है, समझौता किया जाता है, ठीक है ना। भाई नुकसान दोनों का होगा कि नहीं होगा, लड़ाई झगड़े में दोनों का नुकसान होगा। तो इसको, इस समझौते को खत्म कर, मतलब इस समझौते में मतलब समझौता कराया जाएगा इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, लेकिन आपका नुकसान हो ना हमारा। भाई जाहिर सी बात है, अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो इनका नुकसान होगा कि सैनिक जाएंगे, गोला बारूद हथियार खरीदे जाएंगे, वही काम दूसरे में, वही जो समय और पैसा खर्च हो रहा है वो दूसरे काम में लगेगा। इन सब चीजों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, समझौता, कि भैया ऐसा ना तुम लड़ो ना हम लड़े, ठीक है, संधि कर लेते हैं। और संधि में क्या करते हैं भाई, आधा हिस्सा आप ले लो, आधा हिस्सा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका नया हिस्सा यहां तक बढ़ गया, इनका नया हिस्सा यहां तक बढ़ गया, यही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आप देखेंगे जब इनका हिस्सा यहां तक बन गया, इनका हिस्सा यहां तक बन गया, इसका मतलब इन दोनों का राज्य नया बन गया, इन दोनों का राज्य क्या बन गया, नया बन गया। तो बच्चे वही होता है कि अगर आपने का में आ जोड़ दिया और ये दोनों मिलकर के अगर का बना रहे हैं तो इसका मतलब एक नया वर्ड बन गया कि नहीं बन गया। और यही क्या कहलाता है बच्चे, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संधि कहलाता है। बात समझ में है कि नहीं, ये क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसी का मतलब क्या होता है, संधि होता है। मतलब दो, अगर हिंदी की बात करें, दो वर्णों को जोड़ना, ठीक है ना, और जोड़कर उनको एक नया वर्ण बना देना, ये क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। क्लियर है। देखो आगे की बात करें भाई, जो संधि होती है हिंदी में, संधि कितने प्रकार की होती है भाई, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। हिंदी में जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, ठीक है ना। एक तो होती है बच्चों स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि, ठीक है ना भाई, तीसरी होती है विसर्ग संधि। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, आप और बहनों सारे लोग बताओ, क्या मैंने आपको स्वर नहीं पढ़ाया है, क्या मैंने आपको व्यंजन नहीं पढ़ाया है, क्या मैंने आपको विसर्ग के बारे में नहीं बताया है, बताया ना। अगर ये बताया है तो थोड़ा सा सोचने का आप लोग प्रयास करो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इनमें जो भी समझौता होगा वो इनके नाम पे ही डिपेंड करेगा, इनकी परिभाषा और संधि। आई बात समझ में। मतलब जैसे स्वर है तो बच्चे स्वर संधि, आगे क्या लगा है, स्वर संधि।
अर्थात संधि का अर्थ मैंने क्या बताया, जोड़ना या समझौता, जोड़ना या समझौता करना, यही तो बताया। अर्थात ये कह सकते हो ये सरनेम हो गया, और मेन काम कौन है, स्वर। तो बच्चे स्वरों का क्या होगा, इसमें समझौता होगा। किसका समझौता होगा, स्वरों का। अर्थात स्वरों का क्या होगा, यहाँ पे संधि होगी। स्वर संधि में जो भी संधि बनेगी अर्थात नया वर्ड बनेगा, वो किससे मिलके बनेगा, स्वर और स्वर मिलकर ही नया स्वर बनेगा। इसमें जो नया वर्ड बनेगा वो भी क्या बनेगा, स्वर का ही बनेगा, व्यंजन का नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगली बात आती है व्यंजन की। आपको व्यंजन की परिभाषा पढ़ते समय आपने पढ़ा है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता या अन्य वर्ण या स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई जाहिर सी बात है संधि बनाने में भी इनमें आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चे इसमें स्वर भी मिलेगा, ठीक है ना, व्यंजन भी मिलेगा, ठीक है ना, और इधर भी स्वर या नहीं, इधर भी व्यंजन या स्वर मिल सकता है, व्यंजन या स्वर मिल सकता है, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे। मतलब इस व्यंजन संधि में अगर इधर स्वर मिल रहा है तो इधर व्यंजन मिलेगा, अगर इधर व्यंजन मिल रहा है तो इधर स्वर मिलेगा। मतलब कि अगर स्वर से व्यंजन का समझौता होगा तो भी क्या बनेगा, आपका व्यंजन बनेगा। व्यंजन से स्वर का समझौता होगा तब भी क्या बनेगा, ये जो धन मैंने लगा रखा है, इस धन का मतलब है कि जब आप देखो संधि में जब तोड़ते हो तो दो शब्द अलग अलग कर देते हो ना, एक शब्द का पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ठीक है ना, ये बात है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो स्वर होगा तो व्यंजन जोड़ना पड़ेगा, और अगर व्यंजन है तो स्वर जोड़ना पड़ेगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे। लेकिन कह दो कि अगर स्वर और स्वर मिल गए तो बच्चे स्वर और स्वर मिल गए तो फिर कहां चले जाएंगे, स्वर संधि में चले जाएंगे। वो किसमें चले जाएंगे, स्वर संधि में। हाँ, ये हो सकता है कि व्यंजन और व्यंजन मिल जाएं, व्यंजन और व्यंजन ही मिल सकते हैं और मिलते हैं व्यंजन संधि में, व्यंजन और व्यंजन भी मिलते हैं। जैसे आपका लिखा है जगन्नाथ, ठीक ना, जगन्नाथ ये लिखा होता बच्चे, ये क्या लिखा है, जगन्नाथ। अब जगन्नाथ का जब आप विच्छेद करते हो, ठीक है ना, क्या करते हो, विच्छेद मतलब इसको तोड़ते हो, तो क्या बनता है बच्चे, ये बनता है जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। अब जरा मेरे भाई बात बताओ मुझे, क्या इन दो इधर धन के पहले जो सब इस धन जो धन लगा है, धन के पहले पक्ष में अंत में व्यंजन है कि स्वर है, स्वर तो नहीं है ना। स्वर तब होता जब इसको हम हटा देते, तब स्वर होता, और इसका मतलब हलंत लगा तो क्या है, व्यंजन है। और इधर बच्चे बताओ पहले क्या है, स्वर है कि व्यंजन, पहले व्यंजन है। बच्चे जब पहले किसी भी वर्ण में अगर आप मात्रा लगाते हो तो पहले मात्रा का उच्चारण करते हो कि व्यंजन का उच्चारण करते हो, पहले व्यंजन का उच्चारण करते हो ना। तो यहाँ पे ना है ना, तो पहले ना का उच्चारण होगा, बाद में आ जो मात्रा लगी आ का उच्चारण होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया भाई, इधर भी व्यंजन, ठीक है ना, और इधर भी क्या है, व्यंजन। और बच्चे जब दोनों मिलके बना रहे हैं तो ता के स्थान पे क्या हो जा रहा है, ना, और ये ना तो है ही ना भाई, ये देखो ना लिखा हुआ है नाथ, और जो ता लिखा है ता हट के क्या हो गया है, आधा ना हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये भी आगे नियमों में पढ़ाएंगे। हम आपको एक समझाना चाह रहे हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, आपको भूमिका बना रहे हैं, ठीक है ना, भूमिका को समझो। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, इस व्यंजन के स्थान पे क्या हो गया, ना। अब ये बताओ ना क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, ये भी व्यंजन है। कहा इसको स्वर में आपने पढ़ा है, स्वर तो 11 आपने पढ़े, आ ई उ री ए आई ओ औ, इतने ही तो स्वर पढ़े हो ना। इसके अलावा जो भी पढ़े हो सब क्या है, व्यंजन, सब क्या है, व्यंजन। तो बच्चे ये व्यंजन बना कि नहीं बना, तो वही मैंने आपको यहाँ बताया ना कि व्यंजन और व्यंजन मिलके क्या बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे। तो ये किसमें जाएंगे, ये जाएंगे व्यंजन संधि में, ये किसमें जाएंगे, व्यंजन संधि में। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ये बस यही परिभाषा आपकी बन गई, कुछ नहीं करना, इसको समझ गए, यही आपकी परिभाषा बन गई। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि की अगर हम लोग बात करें तो भैया यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे व्यंजन भी मिलेगा, ठीक है ना, और स्वर भी मिलेगा, विसर्ग भी मिल सकता है। मतलब प्लस के पहले इन तीनों में से कुछ भी होगा। विसर्ग प्लस के पहले जो आप धन लगाते हो, धन से पहले तीनों मिलेंगे, और धन के बाद बच्चे क्या क्या मिलेगा,
धन के बाद विसर्ग मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, व्यंजन मिल सकता है या फिर स्वर मिल सकता है, ठीक है ना, या फिर क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा, ठीक है ना। इधर नहीं दिख रहा भाई कैमरे वालों में, ये आप लोग देख लेना भाई, व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग, मतलब व्यंजन या स्वर या विसर्ग, इसके बाद प्लस लगाओगे, मतलब तोड़ोगे, और तोड़ने के बाद दूसरे पक्ष में क्या लिखोगे, या तो विसर्ग लगाओगे पहले, अगर व्यंजन आया है तो विसर्ग लगेगा, स्वर आया है तो भी विसर्ग लग सकता है, क्योंकि दोनों में से एक पक्ष में विसर्ग लगना तय है। और अगर विसर्ग नहीं लगा तो बच्चे फिर तो वो किसमें चला जाएगा, व्यंजन में चला जाएगा, और स्वर स्वर मिल रहे हैं तो किसमें चला जाएगा, स्वर संधि में। बोलो बात समझ में है कि नहीं है? ये कहानी समझ गए तो आगे लगाने में बड़ा आसान हो जाएगा, संधि करने में बहुत आसान हो जाएगा। और नहीं, संधि इतना हलवा भी चीज नहीं है जितना लेके चलते हैं। हलवा तो पूरी हिंदी नहीं होती है, हलवा तो पूरी हिंदी नहीं होती। अगर हलवा होती हिंदी तो आप पीछे से 2-3 चैप्टर पढ़ के आए हो, मजा आया, समझ में आया कि हिंदी कितनी हल्की है, जो लेके घूम रहे होते हैं गांव में 2-4 कल्लू टाइप के लोग आपको बताते रहते हैं, मैं हिंदी तो हम 37 में 37 नहीं 40 करके आते हैं। पुलिस वाली तो क्लब पेपर दिए गए, पुलिस के तो पेपर दिए गए 37 में 40 करके आए ना, पिछले वाले में बस सिलेक्शन नहीं हुआ। और काहे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 37 में हिंदी 40 करके आए ना, अच्छा भाई 37 में 40 करके आए हिंदी में, क्योंकि हिंदी बचपन से पढ़ के आएंगे। वी अभिमन्यु रहे हैं, जब उनके पापा हिंदी पढ़ते रहे तब से भी हिंदी सीखे हैं, यही उनका 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। बच्चे इन कल्लू टाइप के लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ये लुटिया डुबा देंगे, अपना तो डुबाए बैठे हैं, खुद आपको डुबा देंगे। तो कभी भी इनके मुंह मत लगो, वहां से निकल लो। ठीक भैया तुम ज्ञाता हो, अच्छी बात है, कितना तुम उखाड़े हो वो समझ में आ रहा है, ये लिए पान खाए बांके की दुकान पर चाट है ज्ञान बांट रहे हो। और अगर काबिल होते तो आज तुम भी वर्दी पहन के कहीं घूमते होते, है कि नहीं? फर्जी का ज्ञान नहीं बांटने का, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञान नहीं बांटता है। जो अधजल गगरी छलकत जाए कहानी सुनो ना, मतलब एक कहावत होती है, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके बाद आधा या तुच्छ ज्ञान होता है वही छलकता है, ठीक है ना, वही विफलता है। आगे समझो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पे, संधि की बात करते हैं, ठीक है ना। एक एक संधि को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में, ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। देखिए स्वर संधि में होगा बच्चों क्या, स्वरों का मेल होगा, ठीक है ना। स्वर संधि की कुछ नहीं लिखना है, स्वर संधि की परिभाषा भी लिखोगे, जिसमें स्वरों का मेल होकर नया स्वर बने उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना भैया, संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, और एक चीज होता है विच्छेद। एक शब्द होता है विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है बच्चे, अलग करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विच्छेद, ठीक है ना, और विच्छेद का विलोम क्या हो जाएगा, संधि नहीं होगा, समास होता है, ठीक है ना। विच्छेद का हो जाएगा समास, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्वर संधि जिनमें स्वरों का मेल होता है, नया स्वर बनने पर क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, स्वर संधि कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती, जैसे उदाहरण से समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार की संधियां होती है, ठीक है। उदाहरण से अगर हम लोग बात करें, उदाहरण, ठीक है भैया, अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे शुरुआत करते हैं, बोलिए श्री रामचंद्र की जय, रामायण, ठीक है ना, रामायण, ठीक है भाई, रामायण। एक शब्द लिखा है बच्चे रामायण, ठीक है ना भाई। रामायण में कौन सी संधि है, या इसका विच्छेद करके बता सकते हो कोई, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात ध्यान से, रामायण बच्चे होगा राम धन आयन, ठीक है ना, राम धन आयन, ठीक है। अब कहते सर इसमें कैसे स्वर मिलेगा, स्वर और स्वर कैसे मिलेंगे, तो भैया आप ये बताओ, राम और मां में क्या हलंत मैंने लगाया है, नहीं लगेगा,
और अगर कह दो सर पीछे तो भैया आप उदाहरण बताए थे जगन्नाथ, वहां तो लगा दिए थे सर, यहाँ भी लगा दीजिए। और भैया अगर इसमें हमने लगा दिया तो राम ऐसे लिखा जाता है क्या? राम ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता बच्चे, राम पूरा पूरा लिखा जाता है राम। तो आपको दो ऐसे शब्द तोड़ने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ भी निकले, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लगा दो, ठीक है ना, आपको जबरदस्ती नहीं जोड़ना है। जैसे जबरदस्ती में एक होता है रमेश, ठीक है ना, रमेश, और रमेश में जो नहीं जानने वाले होते हैं 37 में 40 नंबर लाने वाले जो होते हैं वो रमेश का विच्छेद करते हैं रम धन ईस। क्या करते हैं? रम धन ईस करते हैं। तो उनको शाम सुबह इसी का नशा ही होता है। बच्चे ये क्या हो गया? रम धन ईस। रम का मतलब समझते हो? जो लोग 35 में 40 नंबर लेके आए हैं और जो 37 में 35 36 लेके आते हैं हमारे आपके जैसे, वो इसका जो बताएंगे ना बच्चे, वो बताएंगे रमा धन ईस। अब बच्चे रमा का अर्थ क्या होगा? रमा का मतलब माता लक्ष्मी, ठीक है ना, लक्ष्मी, और लक्ष्मी के आगे क्या हो गया? ईश्वर। तो लक्ष्मी ईश्वर नहीं, लक्ष्मी के ईश्वर, और लक्ष्मी के ईश्वर कौन है? ये बात सही हुई कि ये वाली सही हुई? है ना भाई, बात ये वाली सही हुई ना कि रमा के अर्थात माता लक्ष्मी के ईश्वर कौन है? विष्णु। आप सब अपनी अपनी पत्नी के ईश्वर रहेंगे, बस जोड़ देना आगे फलाने ईश, ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते बच्चे सुनो। तो इसका मतलब ये अर्थ का अनर्थ मत करो कि रमेश अगर पूछ लिया गया तो रमेश का रम धनीस कर दो, ऐसा नहीं, उसका सही सही अर्थ निकालो। दो शब्द ऐसे बनाओ जिनका अर्थ होता है। तो रमा, रमा अर्थात रमा किसकी पर्यायवाची? माता लक्ष्मी की पर्यायवाची है, उनका एक नाम है रमा, ठीक है ना। तो रमा धन ईस अर्थात रमेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, रामायण, ठीक है बच्चे, जैसे लिखा है रामायण, ठीक है। तो रामायण में जो क्या हो जाएगा? राम धन आयन, ठीक है ना, राम धन आयन हो जाएगा। तो यहाँ माँ के बाद आपको पता है आ है, और इधर बच्चों क्या है? बड़ा आ तो लिखा है, साफ साफ दिख रहा है। आ और आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। आ और आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है? जिसमें स्वरों का मेल हो और नया स्वर बने, दो, एक छोटा स्वर और एक बड़ा स्वर मिलके क्या बन रहा है? बड़ा स्वर बन रहा है, बड़ा स्वर बन रहा है। और बन क्या रहा बच्चे? स्वर ही बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये व्यंजन बना है, ठीक है ना। तो ये किसमें हो जाएगा? स्वर संधि उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? ये उदाहरण में नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, ठीक है भाई। अगर हम लोग आगे बात करें स्वर संधि के प्रकार, ठीक है ना। अगर आगे हम लोग बात करें स्वर संधि के प्रकार, ठीक है ना भाई, स्वर संधि के प्रकार। तो बच्चे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से होते हैं बच्चे? पहला तो होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा होती है बच्चे? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, ठीक है ना। तीसरा है बच्चे वृद्ध स्वर संधि, ठीक है ना। चौथा है बच्चे आपका अयाज स्वर संधि, लास्ट है यड़। अरे कोई ऊपर नीचे कर लो, बस ध्यान रखना। शुरुआत आप दीर्घ से करोगे, बाकी फिर अपना देख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रकार के बच्चे क्या होती हैं? आपकी संधियां होती हैं। 5 प्रकार की क्या होती है भाई? संधियां होती हैं, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयाज स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। एक चीज ध्यान दो, तो आपने देखा है कि सब में बच्चों क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इन सब में क्या लगा हुआ है? स्वर, अर्थात यहाँ पे सब में स्वरों का ही मेल होगा। और स्वर हमारे कितने होते हैं बच्चे? 11। और 11 में स्वर कौन से होते हैं? आ से लेके ओ तक, औ तक। उन्हीं का क्या है? सारा खेल है। उन्हीं को अदल बदल करके क्या किया जाएगा? जोड़ा घटाया और नया बनाया जाएगा, ठीक है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई तो फिर हम आगे एक एक बात शुरुआत करते हैं। करें आगे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना?
आगे बात करें बच्चे दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। अब दीर्घ स्वर संधि में ध्यान रखना, मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था दीर्घ स्वर। क्या पढ़ाया था बच्चे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? आपको पता होना चाहिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है ना। और यहाँ संधि पढ़ रहे हो जिसमें री भी आपको जोड़ देना है, क्योंकि हिंदी में छोटा और बड़ा दोनों री यही होता है। और जबकि अगर संस्कृत में देखा जाए भाई, तो संस्कृत में ये करके ऐसे कर दिया था, ये बड़ा री हो जाता है, ये दीर्घ री हो जाता है और ये लघु री हो जाता है। ये लघु री होता है और ये दीर्घ री होता है। क्लियर बच्चे? इतनी बात समझ में? देखो, तो दीर्घ स्वर संधि क्या हो गई भाई? दीर्घ स्वर संधि। अब आगे की बात करें भाई, इसमें ध्यान रखना जो मेल होगा वो छोटे या बड़े का हो सकता है, बड़े या छोटे का मेल हो सकता है। मतलब लघु दीर्घ का लघु स्वर का दीर्घ स्वर से, तो दीर्घ स्वर का लघु स्वर से, लघु स्वर का लघु स्वर से, दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से मेल हो सकता है। ठीक है ना, और होगा। ठीक है, लेकिन जो नया वर्ण यानी संधि बनेगी वो दीर्घ की ही बनेगी, और उन दीर्घ में किसकी बनेगी? इन चारों की ही बनेगी। इन चारों के अलावा कोई और वर्ण नहीं बनेगा। किसमें? दीर्घ स्वर में। मतलब जब दो स्वरों को जोड़ोगे तो जो नया स्वर बनेगा वो इन्हीं में से कोई बनेगा। एक आपने और स्वर पढ़ते समय पढ़ा था, एक सजाती स्वर पढ़ा था और एक विजाती स्वर पढ़ा था ना भाई? एक सजाती स्वर पढ़ा था और एक विजाती स्वर पढ़ा था। सजाती स्वर में क्या पढ़ा था? जहां पे एक ही जाति के स्वरों का मेल हो वहां पे क्या होता है? सजाती स्वर। जहां पे एक ही जाति के स्वरों का मेल हो वहां पे क्या होता है? सजाती स्वर। है ना भाई? तो यहाँ पे